हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन। दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 की वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आर्टिकल्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले पार्ट्स में बताई हैं। और मैंने इसके पहले वाले पार्ट में ये भी बताया है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, उसका यूज किस बेसिस पर होता है, कहाँ-कहाँ होता है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हुई हैं। आज के सेशन में हम आपको ये बताएँगे कि जो आर्टिकल ए एन है, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, अभी मैंने डेफिनिट आर्टिकल नहीं शुरू किया हुआ है, बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम आपको बताएँगे कि आर्टिकल ए और एन के कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट यूज बताएँगे। आप देखेंगे कि ए और एन का जो उपयोग है इंडेफिनिट आर्टिकल में, केवल इंडेफिनिट बनाने के ही लिए नहीं, कुछ और सेंस में भी किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कहाँ-कहाँ होता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द सेशन। तो पहला देखिए कि पहला है कि हमारा जो पहला यूज है इसका, वो यूज ये है, आपको बताता हूँ। वन के अर्थ में, मतलब जो ए और एन है, इसका एक इस अर्थ में भी उपयोग किया जा सकता है, इस मीनिंग में भी, इस सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है कि उसकी मीनिंग वन आए। जैसे एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट। हर कंट्री का अपना एक पार्लियामेंट होता है। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, हर कंट्री का, हर देश का अपना एक पार्लियामेंट, एक संसद होती है। अब ध्यान से समझना, यहाँ ए का यूज जो किया गया है, यहाँ पे जो ए है इसका यूज एक के अर्थ में किया गया है कि हर कंट्री का अपना एक संसद होती है, हर कंट्री का अपना एक पार्लियामेंट होता है, एक पार्लियामेंट होता है। ठीक है, हम जानते हैं पार्लियामेंट एक यूनिक चीज़ होती है। ये नहीं है कि किसी कंट्री में एक से ज़्यादा पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट हर देश में एक एक पार्लियामेंट होता है। तो अगर हम पार्लियामेंट कहें तो कॉमन बन जाएगा, पर इंडियन पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट ऐसा कहें तो वो जो है प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, नॉर्मली नहीं किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है, बट सम केसेस में वहाँ भी किया जाता है। वो आगे चलकर हम अभी इसी आज के सेशन में आपको बताएंगे। तो हमने कहा हर कंट्री का अपना एक पार्लियामेंट होता है। दूसरा देखिए, यू हैव अ रेड कार टू आउट ऑफ 3 कार्स। यू हैव अ रेड कार टू आउट ऑफ 3 कार्स, मतलब इसका मीनिंग ये है कि यू हैव अ रेड कार टू, आपके पास एक लाल कार भी है। यू हैव अ रेड कार टू, आपके पास एक लाल कार भी है, आउट ऑफ 3 कार्स, 3 कारों में से, मतलब आपके पास 3 कारें हैं, उसमें से एक लाल कार भी है। तो एक लाल कार भी है, यहाँ एक के सेंस में हम जो है आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। चलिए और यूज कर सकते हैं। अगला है कि सम या सर्टेन के अर्थ में, है ना, सम या सर्टेन के अर्थ में कैसे यूज होता है बताते हैं। देखिए, अ मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो राम है ना, राम, ये प्रॉपर नाउन है, और मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि अ मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू, यहाँ पे आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जनरली तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, बट यहाँ जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है तो उसका एक विशेष अर्थ होता है। वो अर्थ ये होता है, उसकी मीनिंग ये हो जाती है कि सम के अर्थ में या सर्टेन के अर्थ में। जैसे इसका मीनिंग क्या होगा, तो इस सेंटेंस की मीनिंग होगी कोई राम आपसे मिलने आए हैं। अब मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू, कोई मिस्टर राम आपसे मिलने आए हैं। दैट मीन्स कि जो मिलने आए हैं वो अपना नाम राम बता रहे हैं, पर मैं नहीं जानता कौन। आप जाके देख लीजिए कि कोई राम नाम का व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, तो अब मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू, अगर आपको कहना हुआ कोई मिस्टर राम आपसे मिलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू। ठीक है, सॉरी, जैसे आपको अगर कहना हुआ कि कोई मिस्टर राम आपसे मिलना चाहते हैं तो मिस्टर राम वांट्स टू मीट यू। यहाँ पे इसकी मीनिंग है मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट यू का मतलब है कोई मिस्टर राम करके आपसे मिलने आए हैं, कोई मिस्टर राम करके आपसे मिलने आए हैं। तो यहाँ कोई के अर्थ में, सम के अर्थ में या सर्टेन के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि एनी के अर्थ में, अगला अगला है एनी के अर्थ में,
और एनी के अर्थ में इसका यूज कैसे किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। ही डिडेंट गिव मी अ बुक, ही डिडेंट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। मतलब इसका मतलब हुआ ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। तो कोई के सेंस में भी जो है आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ही डिडंट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। तो आप, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चौथा इसका यूज जो है, चौथा यूज जो है आर्टिकल ए एन का, वो ये है कि ईच, एवरी और पर के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ईच हो, एवरी हो, पर हो, इसका अर्थ होता है प्रति या दर। ठीक है, जैसे आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, वंस एक बार, अ वीक प्रति सप्ताह, पर वीक है ना, एवरी वीक। ऐसे आई गो देयर वंस एवरी वीक, आई गो देयर वंस एवरी वीक। तो देख रहे हैं एवरी के सेंस में आ का प्रयोग किया जा रहा है कि आई गो देयर वंस अ वीक, मैं वहाँ प्रति सप्ताह एक बार जाता हूँ। आई गो देयर वंस अ वीक, मैं वहाँ प्रति सप्ताह एक बार जाता हूँ। अगला देखिए, दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर एन आवर। दिस ट्रेन, यह ट्रेन, रन्स एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, 120 की रफ्तार से दौड़ती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है ना, 120 की रफ्तार से दौड़ती है। एन आवर प्रति घंटे, है ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द दिस ट्रेन, क्या कह सकते हैं कि दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। यह ट्रेन 120 की स्पीड से पर आवर चलती है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन पर की जगह पे यहाँ क्या लिखा गया है, एन लिखा गया है। तो एन क्या है, आर्टिकल है। ए एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो दिस ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर एन आवर। मैंने बताया था चूंकि ये आवर आवर पढ़ा जाता है, आवर आ से ये वोवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगा है, बल्कि क्या लगा है, एन लगा हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है। आज मैं उसके कुछ स्पेशल यूजेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगला यूज हम देखते हैं इसका क्या है। अगला यूज ये है कि क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्लास रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा कि अ काउ इज यूजफुल एनिमल, अ काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पे किसी एक गाय की बात थोड़ी हो रही है ना। यहाँ सभी गायों के लिए कहा जा रहा है कि गाय जो है उपयोगी जानवर होती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, द काउ इज यूजफुल एनिमल। द भी क्लास क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर हम काउज लिख देते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तो भी वो क्लास रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है, आर्टिकल चाहे ए लगाएं, एन लगाएं, द लगाएं, वो क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को दर्शाती है, पूरे गाय के समुदाय को दर्शाती है ना। जैसे यहाँ पे काऊ है, तो काऊ काऊ का जो काऊ की कम्युनिटी उसको दर्शा रही है, काऊ के समुदाय को दर्शा रही है, गाय के समुदाय को दर्शा रही है। अगर यहाँ पे हम लिख देते कैमल लिख देते, अ कैमल इज अ यूजफुल एनिमल, मतलब ऊँट जो है उपयोगी जानवर है ना। तो है कहने का सेंस ये है कि सभी ऊँटों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो ए एन है, ये क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले अगले यूज़ के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के पहले जब उस व्यक्ति से किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के पहले जब उससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध ना हो। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी ऐसी वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट उसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो यूज करते हैं। जैसे आई नीड ए पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की ज़रूरत है, मुझे एक कलम की ज़रूरत है। दैट मीन्स मुझे एक कलम चाहिए, वो कलम कैसी भी हो, डजेंट मैटर, मैटर इज दिस, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक पेन दे दीजिए। ठीक है, उसी तरह से ही लव्स अ गर्ल, वो किसी लड़की से प्यार करता है। यहाँ पे ही लव्स अ गर्ल, वह एक लड़की से प्यार करता है, वह किसी लड़की से प्यार करता है। जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की ज़रूरत है, या मुझे कोई एक कलम दे दीजिए, है ना। इस सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गर्ल जो है ना स्पेसिफाइड नहीं है, पता नहीं उसके बारे में कौन सी है क्या है, बट इतना मालूम है वह किसी से तो करता है। तो ही लव्स अ गर्ल, आई नीड अ पेन। ठीक है, तो कोई चीज़ जिसके बारे में हमको पहले से ना पता हो, वो चीज़ अनसर्टेन हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहाँ पे हम जो है आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगला यूज, ये सातवां यूज है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो। जैसे अब यहाँ पे देखिए, टीचर क्या है, टीचर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये वर्ब जो है इज वर्ब है, और इज का कॉम्प्लीमेंट है ना। इसको हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, वह एक शिक्षक है। ठीक है, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, एक राजा था। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब मतलब जैसे कि
खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें मेन वर्ब कहलाती हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है, कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है, बल्कि किसी चीज़ की मतलब पोस्ट के बारे में, पद के बारे में बताया जा रहा है, स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। जैसे ही इज़ अ टीचर, मतलब उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, टीचर की पोस्ट है, तो ही इज़ अ टीचर। ये यहाँ पे टीचर जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तो ही इज़ अ टीचर, देखिए यहाँ पे अ लगा है, ही इज़ अ टीचर है ना, ए लगा है ना। उसका देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, क्योंकि किंग कॉमन नाउन है, उसके पहले ए लगा हुआ है, और यहाँ पे किंग जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, और इसकी वर्ब क्या है, वाज। ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज पहले से ऑलरेडी आपके पास है कि ही इज़ अ टीचर, एक यहाँ पे टीचर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, देयर वाज अ किंग यहाँ पे किंग कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखी जाती हो, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर वो प्लूरल है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, बट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए एन का यूज होता ही है। अगले यूज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आठवां यूज है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसके रूप में हो, मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ, है ना, किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो। ठीक है। जब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी मतलब आश्चर्यबोधक, कौन सा, आश्चर्यबोधक, है ना, जिसमें से हमको कुछ आश्चर्य, एक मतलब कहते हैं ना एक्सट्रीम इमोशन, जो एक एक्सट्रीम इमोशन होता है उसको व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारे अंदर का जो एक्सट्रीम इमोशन है उसको जो एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनमें भी यूज होता है। देखिए जैसे व्हाट अ लवली सीन इज, व्हाट अ लवली सीन, है ना, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं व्हाट अ लवली सीन इज, कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा दृश्य है। तो यहाँ पे देखो व्हाट अ लवली सीन, क्यों, ये सीन के लिए आया है, सीन यहाँ पे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके लिए आ का यूज़ किया गया है। और मैंने बताया था कि जो ए का यूज होता है, ए एन का यूज होता है, मतलब आर्टिकल्स का जो यूज होता है नाउन्स के पहले होता है, बट नाउन्स के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले होगा, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें व्हाट अ लवली, व्हाट अ लवली सीन, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे आश्चर्य प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी यूज हुआ है। हाउ फाइन अ मॉर्निंग, कितनी अच्छी सुबह है। अब यहाँ पे देखिए जो हाउ फाइन अ मॉर्निंग लिखा हुआ है, अब उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग के पहले आ लगा हुआ है, हाउ फाइन अ मॉर्निंग, है ना, व्हाट लवली सीन, हाउ फाइन अ मॉर्निंग, तो कितनी अच्छी सुबह है। यहाँ पे मॉर्निंग के लिए आ का यूज हुआ है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा हुआ है, हाउ फाइन अ मॉर्निंग, कितनी अच्छी सुबह है। तो यहाँ पे आ का यूज मतलब ए एन आर्टिकल का यूज किया जाता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उस वो जो है एक्सट्रीम फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट पिटी, तो इस तरह की चीज़ों में जो है हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला यूज ये है, अगला यूज है कि नंबर्स एंड क्वांटिटी बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो किसी चीज़ की संख्या बताते हैं, मतलब संख्या को बताने के सेंस में यूज होते हैं, या मात्रा मतलब क्वांटिटी बताने के सेंस में यूज होते हैं। तो उनकी वजह से अ लॉट ऑफ, आप बहुत यूज़ किए होंगे, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मतलब ये इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ी मात्रा में। अ गुड डील ऑफ, ये इसका भी मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इसके आगे भी ऑफ लगता है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पे गिनने के सेंस में नहीं है, यहाँ पे वो वजन के सेंस में है, या नाप जो कहते हैं ना कि नाप तौल जो होती है उस सेंस में, लार्ज क्वांटिटी बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या कर सकते हैं, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड, बहुत बड़ी मात्रा में बालू, हाँ ना, बालू का ढेर। अ लार्ज अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट, है ना, अ लार्ज, यहाँ पे देखो ए आर्टिकल का यूज हुआ है। अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ यहाँ भी लगा सकते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, है ना। अ ग्रेट मेनी का मतलब वही है बहुत सारे, बहुत सारे के सेंस में, और लेकिन यहाँ पे काउंटेबल के सेंस, बहुत जैसे बहुत सारे लोग, अ ग्रेट मेनी ऑफ पीपल, अ ग्रेट मेनी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। अ गुड मेनी, इसका भी अर्थ वही है, मतलब अ गुड मेनी मैंने खा मतलब ठीक ठाक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, है ना। एक होता ना कि अनुमान से ज़्यादा मात्रा में, एक ठीक ठाक मात्रा में, कम नहीं है, अ गुड मेनी मतलब कम नहीं है। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मैंने ढेर सारे, अ नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, अ लार्ज नंबर ऑफ एक बहुत बड़ी मात्रा में ना, पर्याप्त मात्रा में नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ,
इसका भी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ बहुत बड़ी संख्या में, अ ग्रेट नंबर ऑफ बहुत बड़ी संख्या में। तो आप जितना भी देख रहे हैं, ये जितने भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं जो कि नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, मतलब संख्या के बारे में बता रहे हैं या मात्रा के बारे में बता रहे हैं, उनके पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है। कौन से आर्टिकल का? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में चाहे ए का यूज़ किया जाता है, चाहे एन का यूज़ किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द साउंड ना, कौन सा साउंड? जो ए एन के बाद जो भी वर्ड लिखा रहता है उसका जो इनिशियल साउंड होता है वो जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ए एन लगता है। ये बातें मैंने इसके पहले वाली प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई है। अगली स्लाइड पे हम लोग आते हैं। देखिए मैंने कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखे हैं जहाँ पे इनका यूज होता ही होता है। वो चाहे हरी हरी जैसे जल्दीबाजी होता है, हरी मतलब जल्दीबाजी। अब जल्दीबाजी को कौन गिन सकता है कि एक जल्दीबाजी, दो जल्दीबाजी, तीन जल्दीबाजी? ये गिना नहीं जाता है। बट कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो नहीं है, नाउन है पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है ना, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो है हाँ, हम जो है उसके पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल द कहीं कहीं दा का भी करते हैं, बट जो है ज़्यादा केसेस में हम जो है ए एन का यूज़ करते हैं, बट सम केसेस में हम जो है दा का भी यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे इसी में। जैसे इन अ हरी जल्दी में, इन अ हरी जल्दी में, इन अ डायलेमा दुविधा में, इन अ रेज बदले की भावना में, इन अ मूड मने मूड में, इन अ टेम्पर मने गुस्से में, इन अ गुड ह्यूमर मने विनोदी स्वभाव में, इन अ फीवर ऑफ एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, और एज अ रूल मतलब रूल के हिसाब से, एज अ रूल देख रहे हैं, अ लगा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वास्तविकता में, इसका मतलब होता है वास्तविकता में या जहाँ तक तथ्य की बात है। एट अ कॉस्ट, एट अ कॉस्ट माने कीमत पर, एट अ लॉस माने नुकसान पर। यहाँ पे देखिए ए लगा है ना, हर जगह ए लगा है। एन भी लग सकता है, डिपेंड करेगा ए के, ए या एन के तब लगता है, उसके उसके बाद जो साउंड आता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह लव ऑफ माने किसी चीज़ का प्यार, लव ऑफ रीडिंग माने पढ़ने का प्यार, अ डिसलाइक ऑफ ईटिंग बर्गर, बर्गर जो है खाने से नफरत होना, ये डिसलाइक ऑफ। अ ड्रेड ऑफ माने डर होना किसी चीज़ का, अ हेट्रेड ऑफ माने होता है कि नफरत होना, तीव्र नफरत होना। ए हॉरर ऑफ माने आतंक होना, और हॉरर ऑफ। आफ्टर अ डिले ऑफ माने थोड़ा विलम्ब से। हैव अ कोल्ड मतलब होता है, हैव अ कोल्ड का मतलब होता है, एक तो हैव अ कोल्ड माने ठंड लग जाना, एक हैव अ कोल्ड मतलब किसी काम का ठंडा हो जाना, रुक जाना। ड्रिंक अ हेल्थ टू समबडी है, किसी की शुभकामना के लिए पीना। कैच अ कोल्ड, कैच कोल्ड ये भी वही है, कैच अ कोल्ड ना, संक्रमण हो जाना। और हैव अ गुड मेमोरी, इतना एक अच्छी याददाश्त रखो, हैव अ गुड मेमोरी। जैसे यू हैव अ गुड मेमोरी, आपके पास एक अच्छी याददाश्त है, एक अच्छी याददाश्त है आपके पास। हालांकि याददाश्त गिनी नहीं जाती है, एक याददाश्त, दो याददाश्त, तीन याददाश्त, मतलब मेमोरी गिनी नहीं जाती है ना। फिर भी यहाँ पे हैव अ गुड मेमोरी, हैव अ गुड मेमोरी मैंने अच्छी याददाश्त रखो, या यू हैव अ गुड मेमोरी आपके पास अच्छी याददाश्त है। तो ये सारे जो मैंने फ्रेजेस लिखे हैं, सारे एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसमें ए एन का यूज होता ही होता है। आप इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। देखो इनको याद नहीं करना है आपको, ये रटना नहीं है, बस इनको बार बार आपको यूज़ करना है, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, बार बार गो थ्रू होना है, मतलब बार बार पढ़ना है आपको, बस बार बार पढ़ना है और इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें अपने आप रट जाएंगे। जैसे हैव अ हेडेक, सिर दर्द होना। और भी कुछ एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे गेट अ हेडेक, हेडेक हो जाना है ना, गेट अ हेडेक, हेडेक हो जाना। हैव अ पेन, या हैव अ फीवर, बुखार होना। हैव अ नॉलेज है ना, हैव अ नॉलेज ऑफ समथिंग, हैव अ नॉलेज ऑफ मैथ, मैथ के नॉलेज रखो है ना। हैव अ नॉलेज ऑफ समथिंग, हैव अ नॉलेज ऑफ समथिंग माने कि जैसे किसी चीज़ का नॉलेज रखना। जैसे मैं कहूँ कि हैव द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स का नॉलेज रखिए। हैव अ कफ, कफ हो जाना। हैव अ ड्रिंक, कहते हैं ना चलो पीते हैं, लेट्स हैव अ ड्रिंक, आओ चलो पीते हैं। हैव अ रेस्ट, आराम करना। हैव अ टॉक मैंने बात करना, जैसे लेट्स हैव अ टॉक, आओ बातचीत करते हैं। हैव अ स्लीप, सोना है ना, हैव अ स्लीप। देखो स्लीप सोना भी क्या आप कोई गिन सकते हैं? चलो सोना जो आप सोने की क्रिया करते हैं, जो सोते हैं आप, क्या आप उसको गिन सकते हैं? नहीं, फिर भी लगता है, तो इसीलिए याद करना ज़रूरी है। बी, या फिर आप लिख सकते हैं बी अंडर एन ऑब्लिगेशन, और आप कह सकते हैं प्लेस अंडर एन ऑब्लिगेशन, माने किसी का आभारी होना, इसका मतलब होता है। फुलफिल एन ऑब्लिगेशन या रिपे एन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी का आभार चुकाना, है ना। उसके बाद है ब्रिंग अ चेंज, ब्रिंग अ चार्ज, ब्रिंग अ चार्ज मतलब होता है जो अदालत चार्ज लगाती है, जो केसेस फाइल होती हैं उसको कहते हैं चार्ज लगाना, ब्रिंग अ चार्ज। फेस अ चार्ज, जो अदालत में हम हमारे ऊपर जो चार्ज लगता है, जो उसको हम फेस करते हैं, उसको बोलते हैं फेस अ चार्ज। गिव अ ब्रेक माने थोड़ा सा आराम देना, है ना, जैसे कोई लगातार काम कर रहा है उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, गिव अ ब्रेक। गिव अ चांस माने किसी को कोई काम करने का मौका देना। गिव अ जंप माने, गिव अ जंप माने एक छलांग लगाओ, गिव अ जंप एक अच्छी सी छलांग लगाओ। गिव अ वार्निंग, एक वार्निंग दे देना।
गो इनटू अ कॉमा, कॉमा में चले जाना। देखो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बाद आर्टिकल ए एन का यूज हुआ है। गो इनटू अ ट्रांस है ना, गो इनटू ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाना। गो ऑन ए जर्नी, एक बड़ी यात्रा पे जाना। गो ऑन अ ट्रिप, एक छोटी यात्रा पे जाना। गो ऑन एन आउटिंग, गो ऑन एन आउटिंग, आउटिंग का मतलब होता है ना जिसे घूमने फिरने, बाहर बाहर घूमने फिरने के लिए निकलने को आउटिंग बोलते हैं। जैसे गो ऑन एन आउटिंग, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं ना। चलो गो ऑन एन, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि गो ऑन एन आउटिंग, कि जाओ थोड़ा घूम टहल के आओ, जाओ थोड़ा घूम टहल लो, गो ऑन एन आउटिंग, ठीक है। गो फॉर ए वॉक, थोड़ा सा टहल लो। आउटिंग मतलब होता है घूमना टहलना, भ्रमण करना। आउटिंग मैंने भ्रमण करना। वॉक मैंने थोड़ा सा चल फिर लेना, वॉक करना है ना। गो फॉर ए वॉक। कीप अ प्रॉमिस, मैंने जो आप प्रॉमिस किए हो उसको निभाओ। कीप अ ट्रीटी, जो मैं समझौता हुआ उसको, समझौते को मानो। कीप एन अपॉइंटमेंट मतलब होता है, देखो यहाँ एन लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ अपॉइंटमेंट आ से आ रहा है ना, इसके पहले अ टी टी ट से आ रहा था, ट्री टी टा, आ लगा है। यहाँ पे एन अपॉइंटमेंट लगा है, क्यों, क्योंकि आ से शुरू है, तो आ है तो वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड रहने पर एन लगता है। तो कीप एन अपॉइंटमेंट, कीप एन अपॉइंटमेंट मैंने एक अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे कुछ एक्सप्रेशन दिखते हैं। ये है मेक अ गेस सेट, अंदाजा लगाओ। मेक अ डिसीजन, कोई डिसीजन ले लो। मेक अ रिक्वेस्ट टू समबडी फॉर समथिंग, मतलब किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर लो। मेक एन इम्प्रेशन, देखो इम्प्रेशन एन लगा है ना, थोड़ा सा प्रभाव जमाना। मेक अ सक्सेस ऑफ, है ना, मतलब सफल हो किसी चीज़ में। मेक अ बिड फॉर, बोली लगाना, बिड फॉर मैंने बोली लगाना। मेक अ चेंज, थोड़ा बदलाव लाओ। मेक अ डील विथ सम बडी, मतलब किसी के साथ कुछ डील करना। मेक अ फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। मेक अ फन ऑफ समबडी और मेक अ फन ऑफ समथिंग, माने किसी का मजाक उड़ाना या किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, मेक अ फन ऑफ बोलते हैं। मेक एन एक्सक्यूज़, बहाना बनाना। मेक अ नॉइस, शोर करना। अब नॉइस भी तो कोई गिन नहीं सकता, फिर भी है मेक अ नॉइस, तो याद कर लो भाई। याद करने का इन द सेंस कहने का मतलब अवॉइड कर रटो मत, बस बार बार यूज़ करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए एन आप जो हमको बताया जाता है, बस इतना बताया जाता है कि कॉमन नाउन के पहले लगता है, अगर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है तो उसके पहले ए एन का यूज होता है। बट ऐसा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ए एन का यूज। इसके पहले अभी मैंने जो 7-8 रूल बताए उसमें मैंने बताया कि कहाँ कहाँ ए एन का यूज हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक के अर्थ में होता है, मैंने बताया कुछ सम सर्टेन के अर्थ में होता है, मैंने बताया क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है ना। तो मैंने दर के हिसाब से होता है, ईच पर के हिसाब से होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके पहले बताई, और मैं कुछ बताया एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन में होता है। अभी मैं बता रहा हूँ कुछ और एक्सप्रेशन है जो मैं डेली जो हम स्पीकिंग करते हैं, जो रोज़ हम बोलते हैं, जो हमारा डेली का कन्वर्सेशन होता है, जैसे जल्दी करो, मेक हरी, है ना, बोलते हैं, है ना। चलो थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं, लेट्स हैव अ टॉक। तो ये सारी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में बोलते रहते हैं बार बार, तो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते, बोलते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, तो इन सारे एक्सप्रेशन में भी ए का यूज होता है। इसलिए मैं बहुत सारे, जितना मुझे याद आया, जितना मुझे पॉसिबल हो सका, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी, ताकि ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा उतना ही है, और भी हो सकता है, बट मुझे जितना याद आया और मैंने उसको जो है पीपीटी में नोट कर लिया, है ना, स्लाइड बना ली, ताकि मैं आपको मैक्सिमम दे सकूं, आप मैक्सिमम चीज़ें समझ सकें, है ना। ये जैसे टेक अ रिस्क, है ना, टेक अ रिस्क मतलब थोड़ा सा रिस्क उठाओ। हैव अ शॉर्ट स्लीप, हैव अ गुड स्लीप, हैव अ रेस्टफुल स्लीप, इसका मतलब है शॉर्ट स्लीप मतलब होता है थोड़ा आराम कर लो। हैव अ गुड स्लीप, अच्छे से सो लो। हैव अ रेस्टफुल स्लीप, आराम से सो लो। हैव अ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लो ना। गो फॉर अ स्विम, तैरने के लिए चले जाओ। अब यहाँ स्विम क्या है, नाउन ही तो है, इसलिए तो ए लगा है भाई, है ना। देखिए एक बात बताऊँ, स्विम मतलब तैरना होता है, स्विम क्रिया है, बट जरूरी नहीं कि क्रिया को हम नाउन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप जानते हो भैया, क्रिया को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपने ये भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। पर आप इतना तो जानते होंगे कि जो वर्ब हैं उनका उनका जिरंडियल यूज होता है, मैंने जिरंड के रूप में उनको यूज किया जाता है। जैसे रीडिंग बुक इज अ गुड हैबिट, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो रीडिंग बुक, तो वहाँ पे रीडिंग का यूज कैसे किया जा रहा है, नाउन के रूप में ही किया जा रहा है। नाउन के रूप में क्या, रीडिंग बुक, रीडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो जो वर्ब है उसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, जो वर्ब है उसका यूज कॉमन नाउन की तरह भी हो सकता है। जब किसी वर्ड का यूज कॉमन नाउन की तरह, है ना, वर्ड मीन्स, तो वर्ड मीन्स, अभी यहाँ वर्ड तो कोई भी अगर नाउन है तो नाउन ही रहेगा, पर वर्ब भी नाउन होते हैं। अगर कोई वर्ब है उसका नाउन के रूप में यूज किया गया है कॉमन नाउन के रूप में, तो वो अपने पहले
आर्टिकल लेता है। देखिए यहाँ पे स्विम मतलब तैरना है ना, मेरा स्लीप मतलब सोना है ना, तो स्लीप भी अपने पहले आर्टिकल ए ले रहा है, स्विम भी अपने पहले आर्टिकल ए ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसको मतलब किस सेंस में यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, हैव, यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, हैव, और यहाँ पे नाउन क्या है, स्लीप, ठीक, और रेस्टफुल क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह हैव क्या है, वर्ब है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एजुकेशन क्या है, नाउन है। उसी तरह गो क्या है, वर्ब है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद ये जो आता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्विम, तो स्विम यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि जानते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे स्विम किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह। अगर स्विम नाउन की तरह इस्तेमाल किया, भले ही वर्ब है पर यहाँ नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो जिस तरह से वो इस्तेमाल हुआ है उसी तरह वो फंक्शन भी करेगा। इसीलिए स्विम से पहले हमने आर्टिकल लगाया, क्योंकि वो नाउन का फंक्शन कर रहा है। जैसे हैव अ लाइकिंग फॉर, हैव अ लाइकिंग फॉर, या हैव अ वीकनेस फॉर। तो हैव अ लाइकिंग माने किसी चीज़ की चाहत होना, जैसे कहते हैं ना हैव अ लाइकिंग ऑफ रीडिंग, माने पढ़ने, जो पढ़ना है उसे पसंद करना शुरू कर दो, पढ़ाई को पसंद करना शुरू कर दो, है ना, पढ़ाई में रुचि लेने लगो, है ना, ऐसा कैसे, तो हाँ, लाइकिंग माने रुचि लेना। तो हैव अ लाइकिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी, हैव अ लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए रुचि लेने लगना, उसी को बोलते हैं लाइकिंग। हैव अ वीकनेस फॉर, मतलब किसी चीज़ के लिए कमज़ोर हो जाना, उसको बोलते हैं वीकनेस फॉर। हैव अ गो, हैव अ गो माने चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, इसको बोलते हैं हैव अ गो, लेट्स स्टार्ट, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हैव अ गो, हैव अ, हैव अ गो माने शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हैव, उसके बाद है हैव अ स्मोक, तो हैव अ स्मोक का मतलब होता है कि धूम्रपान करना। हैव अ टेस्ट ऑफ, किसी चीज़ का टेस्ट लेना। हैव अ मील या टेक अ मील, तो यहाँ पे मील तो वैसे भी कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगना ही था। हैव एन एडवांटेज ओवर, है ना, गेन एन एडवांटेज ओवर, या विन एन एडवांटेज ओवर, मतलब किसी चीज़ पर लाभ उठाना, इसका मतलब ये है। अब लास्ट पीपीटी पे चलते हैं, वहाँ भी मैंने कुछ लिखा हुआ है ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखिए ये जो है, गिव समबडी एन एडवांटेज ओवर, किसी को लाभ पहुँचाना, किसी को लाभ पहुँचाना, गिव एन एडवांटेज ओवर, गिव समबडी, जैसे गिव राहुल एन एडवांटेज ओवर कोल माइनिंग, तो कोल माइनिंग पर राहुल को लाभ पहुँचाना, इस तरह से। इट्स अ पिटी, इट्स अ पिटी, बड़े दुख की बात है, बड़े मतलब कितना करुणा की बात है, बड़े करुणा की बात है, इट्स अ पीटी मैंने बड़ी करुणा की बात है। हाँ, इट्स अ सेम, शर्म की बात है। इट्स अ वंडर, बड़े आश्चर्य की बात है। इट्स अ सरप्राइज, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। वंडर और सरप्राइज दोनों अलग अलग चीज़ होती है। सरप्राइज मतलब होता है किसी को अचानक से कुछ बता देना, उसको सरप्राइज बोलते हैं। जैसे किसी को पहले से पता नहीं है, अचानक से वो चीज़ें आप उसके सामने कर दो ना। जैसे अब सरप्राइज का मतलब ये होता है किसी को पहले से ना बताना और वो काम करना, वो सरप्राइज कहते हैं। वंडर मतलब होता है आश्चर्य, जैसे वंडर का मतलब ऐसे आश्चर्य होता है ना, जो सरप्राइज देने के सेंस में नहीं होता है, पर वो आश्चर्य होता है, प्रकृति में कुछ ऐसे वंडर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक अ फैंसी टू, कल्पना, कल्पना में होना। टेक अ हिंट, या टेक द हिंट भी बोलते हैं। मैंने कहा था ना आर्टिकल का यूज होता है, ज़्यादातर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, बट सम टाइम जो है डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज होता है। टेक द हिंट, टेक द हिंट माने होता है किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए हिंट प्राप्त करना, या कहते हैं ना थोड़ा सा इशारा प्राप्त कर लेना। टेक अ हिंट, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक इशारा बता दूँ, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा और वो कह रहा है थोड़ा सा मुझे हिंट देना, थोड़ा सा इशारा करना, मुझे याद आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं हिंट। टेक अ गैम्बल ऑन समथिंग, है ना, तो जुआ, गैम्बलिंग माने होता है जुआ खेलना। टेक करेज बोलते हैं, या टेक करेज बोलते हैं। टेक करेज या टेक करेज दोनों बोला जाता है। तो आर्टिकल लगता भी है, नहीं भी लगता है, दोनों बातें हैं, इसलिए मैंने इनको भी लिखा है। मैंने उनमें लिखा है जिनमें आर्टिकल लगता है, मैंने उनको भी लिखा है जिनमें कुछ और आर्टिकल लग सकते हैं, मैंने उसको भी लिखा है जिनमें आर्टिकल नहीं लगते हैं। तो सारी बातें मैंने लिखी है, ठीक है। टेक अ करेज माने साहस होना। टेक अ डिसलाइक टू समबडी, टेक अ डिसलाइक टू समबडी मतलब किसी का, किसी से नफरत होना। टेक अ रेस्ट, आराम करना। टेक अ वोकेशन, छुट्टियां मनाना। टेक अ डाइव इनटू मैंने होता है गोता लगाना। टू रन अ टेम्परेचर, टेक अ डाइव इनटू या टेक अ डाइव इनटू मैंने होता है, अब ऐसे कैसे ना किसी चीज़ के तह में घुसना, टेक अ डाइव इनटू। टू रन अ टेम्परेचर, है ना, टू रन अ टेम्परेचर का मतलब होता है, टू रन अ टेम्परेचर मतलब माहौल गर्म कर देना। और पे अ विजिट, पे अ विजिट माने होता है ना, पे अ विजिट विथ योर फ्रेंड्स, पे अ विजिट विथ योर फैमिली, मतलब अपने मित्रों के साथ, फैमिली के साथ जो है हम कहीं पे विजिट जो करने जाते हैं उसको बोलते हैं पे अ विजिट। विजिट करना मतलब घूमने फिरने जाना, मिलने जाना, उसे बोलते हैं पे अ विजिट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप जो है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है कंटेंट, अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी यूज़फुल है, तो आप अपने हित में सगे संबंधियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव है, सलाह है जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए। आप कमेंट में ये लिखकर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं जिसको मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ, तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी आप कमेंट में लिखेंगे उस पर मैं ध्यान दूँगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।